नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सभी शिफ्टों के पेपर का आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट्स थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर, यानी कि एक पैकेट में 10 मोती है, ठीक है। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसने कुल कितने मोती खरीदे हैं, तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी सम संख्या है उतने बराबर उसने मोती खरीदे हैं। तो अगर कुल मोतियों की संख्या मैं बोलूँ तो आप क्या कहेंगे, कुल मोती हो जाएगा यहाँ पर 98। क्यों 98? क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 ही है। आगे पढ़िए, यदि वह सबसे ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा छूट उसको कब मिलेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट खरीदेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पैकेट खरीदती है तो उसको 1 रुपये कम देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 9 पैकेट ही खरीद पाएगी। क्यों? क्योंकि एक पैकेट में 10 मोती है और अगर 9 पैकेट वो खरीद लेती है तो 90 मोती यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। यानी 90 मोती ऐसे थे जिसको उन्होंने पैकेट के माध्यम से खरीदा। अब देखिए, कुल पैकेट की संख्या कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। अब एक पैकेट का दाम कितना है, एक पैकेट का दाम, चूंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर वो फुटकर में खरीदती तो एक मोती का दाम 50 पैसे था और 10 मोती का दाम 50 पैसे गुणे 10 करेंगे तो यानी कि 5 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? लेकिन अगर वो पैकेट खरीदती है तो 1 रुपये कम देना पड़ता है, यानी कि 5 रुपये में से 1 रुपये घटाएंगे तो एक पैकेट का दाम 4 रुपये हो गया। अब उसके द्वारा 9 पैकेट खरीदा गया तो 9 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9 यानी कि 36 रुपये पैकेट का दाम हो गया। अब क्या कह रहा है कि वो खुले मोती भी कुछ खरीद रही है। अब टोटल उसने 98 मोती खरीदे थे, जिसमें से 90 मोती वो पैकेट के माध्यम से खरीद चुकी है। अब खुले मोती कितने खरीदी होगी, 8 मोती उसने खुला खरीदा होगा। अब अगर खुला मोती खरीदा जाता है तो उसका दाम पर मोती 50 पैसे है, ठीक है। तो इसमें मैं 50 पैसे से गुणा कर देता हूं। जब आप 50 पैसे से गुणा करेंगे तो इसका दाम आ जाएगा 4 रुपये, ठीक है। तो जो खुले मोती खरीदे थे उसके दाम हो गए 4 रुपये। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 40 रुपये। अब दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 40 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, उसमें मैं 0 से भाग कर रहा हूं तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अंक 0147 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखिए, इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 7410। और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि 0, 1, 4 और 7। तो ये विकल्प गलत है, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है। क्योंकि जिस भी संख्या के पहले अगर 0 लगा है तो इस 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप इसको 0147 को 147 भी लिख सकते हैं। तो ये 4 अंकों की कहाँ हुई, ये तो 3 अंकों की हो गई ना। इस वजह से ये आप नहीं लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 1047। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 0, 4 और 7। जब इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ बच जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6। 6363 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। अब दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, 3 में 4 से अगर हम लोग भाग दें तो क्या आ जाएगा, 0.75। इसके बाद से दूसरा देखिए, 1/2 का मान आ जाएगा 0.5। इसके बाद से तीसरा देखिए, 1/4 का मान आ जाएगा 0.25। इसके बाद से देखिए 2/3 का मान आएगा 0.66 और 3/5 का मान आएगा 0.6 और 5/6 का मान आएगा 6 8 48 यानी 0.8 और फिर 2 शेष बचेगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 0.83 वाला, यानी ये वाला 5/6 वाला, ठीक है। और सबसे छोटे भिन्न की अगर बात करें तो ये 0.25 वाला हो जाएगा, यानी कि
1/4 वाला। अब इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है, तो अंतर निकालने के लिए 5/6 माइनस 1/4 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम अगर मैं 24 ले लेता हूँ तो ये 4×5 = 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, तो ये बचेगा 14/24। अब इसको हम लोग 2 से अगर काट दें तो 2×7=14 और ये 12 आ जाएगा, यानी कि 7/12 आपका उत्तर होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 7/12 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर सभी फल के दाम पर केजी दिए गए हैं और आगे पूछा जा रहा है, स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज खरीदे, 2 किलोग्राम आम, 1.5 किलोग्राम सेब, 3/4 किलोग्राम अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को 2,000 रुपये का नोट दिया तो उसे कुल कितने रुपए वापस मिले। अब देखिए सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि कुल कितने रुपए का सामान उसने खरीदा। यहाँ पर 3.5 किलोग्राम उसने तरबूज खरीदा है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक 7/2, 7/2 किलो उसने क्या खरीदा है, तरबूज। और तरबूज का रेट क्या है, यहाँ पर है 22.5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 किलो उसने आम खरीदे हैं, 1 किलो का दाम कितना है 80.6, तो 80.6 × 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 1.5 किलो उसने सेब खरीदा है, इसको जब सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और एक 3/2 किलोग्राम हो जाएगा और 1 किलो सेब का दाम कितना है 120.5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 3/4 किलोग्राम उसने अंगूर खरीदे हैं, अंगूर का दाम कितना है 110.4, यानी कि प्लस में हो जाएगा 3/4 और 1 किलो का दाम कितना है 110.4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कुल मान आ जाएगा 503 रुपया 50 पैसे। अब देखिए उसने कुल जो पैसे दिए थे वो 2,000 रुपये का एक नोट दिया था, तो कितना वापस मिलेगा, तो 2,000 में से 503.5 जब आप घटाएंगे तो जो उसको वापस रुपए मिलेंगे उसका मान हो जाएगा 1,496.5 रुपया। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 1,496.5 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हिना, लीना, बीना, बीजू और मेगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। उसके बाद से कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरा पुरस्कार किसको मिला, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चौक उठाया उसमें दूसरे नंबर पर कौन था। चलिए सबसे पहले कंडीशंस पर विचार करते हैं। पहला ये कंडीशन दिया गया है कि हीना के पास मीगी से ज़्यादा चौक थे, यानी कि जो हीना है वो मीगी से ज़्यादा चौक उठा रही है, पहला कंडीशन ये दिया गया। ठीक है, दूसरा देखिए मीगी बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका, मीगी नहीं कर सका, यानी कि बीना को ज़्यादा चौक मिला होगा, तो यहाँ बीना जो है वो ज़्यादा इकट्ठा किया किससे, मीगी से। यहाँ तक क्लियर। तीसरा कंडीशन देखिए, लीना को बीना से कम, लीना जो है उसको बीना से कम मिला है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लीना लेता हूँ तो इसको बीना से कम मिला है, यानी कि बीना को ज़्यादा मिला होगा, तो यहाँ पर मैं बीना रख दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर। और मीगी से ज़्यादा चौक मिला है, किसको ज़्यादा चौक मिला है, लीना को, यानी कि लीना जो है वो मीगी से ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अंतिम दिया गया है, बीजू विजेता है लेकिन दूसरी स्थान पर हीना नहीं है, यानी कि जो बीजू है वो फर्स्ट आया है और दूसरे स्थान पर हीना नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए जब दूसरे स्थान पर हीना नहीं है तो ये वाले कंडीशन को हम लोग नहीं रखेंगे, अभी इस वाले कंडीशन को लेकर के चलेंगे, यानी कि दूसरे स्थान पर बीना हो सकती है। तो अगर मैं बीना को यहाँ पर रख देता हूँ तो उससे कम किसको मिला है, उससे कम मिला है लीना को और उससे कम मिला है मीगी को। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए पहला जो कंडीशन था वो हीना और मीगा के बीच में था, यानी कि हीना जो है वो मीगी से कम ज़्यादा मिला था। तो हीना का कंडीशन हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में कौन ज़्यादा है वो नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जरूर बताया गया कि हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी कि दूसरे स्थान पर ये कंफर्म हो गया कि बीना ही होगी। और जो हीना का कंडीशन है वो यहाँ पर कहीं हो सकता है, या तो लीना से ज़्यादा हो सकता है या फिर लीना से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पर कहीं लाइक करेगी हीना, चूंकि हमें सिर्फ दूसरे स्थान से मतलब है क्योंकि दूसरा पुरस्कार पूछा गया था, तो दूसरे स्थान पर यह कंफर्म हो गया कि बीना ही सबसे ज़्यादा चौक उठाई थी दूसरे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 0.5 और 0.7 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। तो इसके बीच में असंख्य
यानी कि अनंत दशमलव संख्या हो सकती है। जैसे कि 0.50 दिया गया है तो 0.51 कर दीजिए, उसके बाद से 0.5102 कर दीजिए। ऐसे अनंत आप आगे लिखते चले जाइए तो उतनी संख्या बनती जाएंगी। तो इनकी संख्या काउंट नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने आप आगे अंक बढ़ाते जाएंगे एक नया दशमलव संख्या बन करके तैयार हो जाएगा। तो असंख्य इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि एक त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, स्टेटमेंट एक ये कहता है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और ABC, जिसमें ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। कोण B क्या कह रहा है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का हो गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 6 और 4 हैं उसके बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का ये भी आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस त्रिभुज में आपको सिर्फ इतना ही पता है कि ये कोण B समकोण है और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। और नीचे देखिए क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC के कर्ण के माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुनें। यानी कि इस त्रिभुज में किस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2 के माध्यम से किससे इस त्रिभुज का कर्ण का माप निकाला जा सकता है। अब देखिए इस स्टेटमेंट 1 के अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल पता है। क्या आप इससे कर्ण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो पहले से तो कर्ण नहीं निकलेगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैं फिर से त्रिभुज बनाता हूं। ये कर्ण को मैं x मान ले रहा हूं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, कर्ण और आधार को a मान ले रहा हूं और लंब को l मान ले रहा हूं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कर्ण और आधार के बीच का अंतर, ये कर्ण x था और आधार a है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। और दूसरा देखिए कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा x था और लंब कितना है, l है, तो इसके बीच का अंतर 3 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि क्या ये दो समीकरण हमारे पास मिल गए, क्या इससे हम लोग कर्ण यानी x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए इस वाले समीकरण से अगर हम लोग a का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x माइनस 6 आ जाएगा। और दूसरे समीकरण से अगर हम लोग l का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस त्रिभुज में चूंकि ये पाइथागोरस ये एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही कहा जा चुका है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो उस कंडीशन में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी l स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और a का मान हमने कितना निकाला है, x माइनस 6, यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस 2 गुणे x गुणे 6 यानी कि 12x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में देखिए क्या है, l स्क्वायर, l का मान हमने कितना निकाला, x माइनस 3। अब इसका जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x। अब देखिए ये x स्क्वायर से ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा, एक x स्क्वायर इधर बचा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए माइनस 6x और माइनस 12x मिल करके हो जाएगा माइनस 18x और यहाँ पर 36 प्लस 9 ये मिल करके हो जाएगा 45। अब आपका द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। क्या इससे x का मान आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 से आप x का मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1 से x का मान नहीं निकाल सकते। मैं यहाँ पर आपको मान निकाल करके इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा। इसमें मान नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि किससे निकाला जा सकता है। तो स्टेटमेंट 2 से तो निकाला जा सकता है लेकिन स्टेटमेंट 1 से नहीं निकाला जा सकता। अब दिए गए विकल्प पर आपको चर्चा करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल गलत है क्योंकि पहले से हम लोग कर्ण का माप नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि पहले से नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन दूसरे से केवल निकाल पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान हैं वह आकृति नहीं हो सकती। पहला विकल्प दिया गया है घन। घन को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सतह का मतलब ये हो गया कि देखिए ये एक सतह हो गया तो इसका जो छत है उसका जो आकृति है, जो शेप है, वही शेप इसके नीचे देखिए फर्श का भी है और वही शेप इसके ये वाले
सतह का भी है, यानी सभी जो सतह हैं वो वर्गाकार हैं। तो ऐसी आकृति आपको पहचानना है जिनके सभी सतह एक समान नहीं होते हैं। चूंकि घन में सभी वर्गाकार होते हैं, यानी सभी एक दूसरे के समान होते हैं, इस वजह से घन हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है टेट्राहेड्रॉन, जिसे हिंदी में चतुष्फलक बोला जाता है। यहाँ पर देखिए 4 फलक होंगे और यहाँ पर जो भी फलक बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए सभी एक समान होंगे, सभी त्रिभुजाकार होते हैं। ये जो फलक बना ये इसके समान होगा और ये जो फलक बना ये इसके समान होगा, और इसी के समान जो इसका फर्श बनेगा वो भी उसके समान होगा, यानी सभी त्रिभुजाकार होंगे। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा जो विकल्प दिया गया है वो ऑक्टाहेड्रॉन का दिया गया है, जिसे हिंदी में अष्टफलक कहा जाता है। इसमें देखिए एक फलक ये बना, ठीक है, और दूसरा फलक देखिए ये बना। इसमें कुल 8 फलक होंगे, ठीक है, और इसके पीछे वाला 2 फलक और होंगे। इसमें जो 8 फलक होंगे वो त्रिभुजाकार ही बनते हैं और सभी एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि अष्टफलक भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें देखिए एक सतह ये हो गया, ठीक है, दूसरा सतह ये हो गया, तीसरा सतह इसके पीछे वाला ये वाला पार्ट हो गया, और चौथा सतह इसके नीचे ये पीछे वाला ये पार्ट हो गया, और जो 5वां सतह है ये नीचे वाला हो गया। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में सभी सतह एक समान नहीं है। जो नीचे वाला फर्श है वो वर्गाकार या फिर आयताकार हो सकता है। तो इस हिसाब से यही आपका उत्तर होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब दिए गए विकल्प में देखिए घन आपका उत्तर होगा नहीं, चतुष्फलक जिसे अंग्रेजी में टेट्राहेड्रॉन कहते हैं ये भी नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए अष्टफलक जिसे ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा त्रिकोणीय प्रिज्म जिसे अंग्रेजी में ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, यही एकमात्र आपका उत्तर होगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर बात की जा रही है आयताकार कागज की। आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मान आपको दिया गया है 208 और 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी कि परिमाप, इसका मान आपको दिया गया है 58। अब यहाँ पर देखिए 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितनी बार में जाएगा, 29 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिए गए ऑप्शंस में से इन दोनों इक्वेशन को कौन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4 जब आप करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि अंत में 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पर गुणा करने पर अंत में 8 आना चाहिए, यानी कि ये विकल्प हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से देखिए इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 यानी अंत में 0 आ जाएगा, जबकि हमारा 8 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ही विकल्प बचा, दोनों में से एक उत्तर सही होगा। अब देखिए 16 13 और 13 16, यही उत्तर आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपसे पहले लंबाई पूछा गया था फिर चौड़ाई पूछा गया था, तो लंबाई आपका 16 हो जाएगा और चौड़ाई 13 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आपको ये इक्वेशन भी फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर रात्रि के 9 बजे चालू की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, समय मंगलवार की बात की गई है और रात के 9 बजे की बात की गई है, ठीक है। रात्रि के 9 बजे का ये समय है। चालू की जाती हैं दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि हर घंटे में जो पहली घड़ी है वो 3 मिनट फास्ट हो जाएगी और जो दूसरी घड़ी है वो 5 मिनट फास्ट हो जाएगी। आगे देखिए दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे, दूसरे का समय पूछा जा रहा है। यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। दूसरा जो हमें रेफरेंस पॉइंट दिया गया है वो बुधवार का दिया गया है सुबह के 6:27, और ये कौन सी घड़ी की बात की जा रही है, ये पहली घड़ी की बात की जा रही है और पहली घड़ी 3 मिनट लेट हो रहा था। अब यहाँ पर आपको सापेक्ष स्थिति देखनी है। देखिए जो पहली घड़ी है वो हर घंटे पर 3 मिनट लेट हो रही है और जो दूसरी घड़ी है वो हर घंटे पर 5 मिनट लेट हो रही है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो जो दूसरी घड़ी होगी वो पहले घड़ी के सापेक्ष हर घंटे पर 2 मिनट फास्ट होगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो दूसरी घड़ी है वो पहले घड़ी के सापेक्ष हर घंटे पर 2 मिनट फास्ट होगी, यानी कि ये जो समय दिया गया है ये पहली घड़ी का दिया गया है और इन दोनों के बीच जितने घंटे का समय बीत चुका है, प्रत्येक घंटे पर जो दूसरी घड़ी है वो 2 मिनट और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, 6:27 से आगे हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अगर समय देखा जाए तो रात के 9 बजे का पॉइंट दिया गया है और 3 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे और 6 घंटे और जोड़ देंगे तो सुबह के 6 बज जाएंगे, यानी कि 9 घंटे का टोटल गैप है, 9 घंटा और 27 मिनट, ठीक है। अब इस 9 घंटे में चूंकि प्रत्येक घंटे पर 2 मिनट फास्ट हो रहा था जो दूसरी घड़ी है, तो 9 घंटे पर कितना मिनट फास्ट हो जाएगा, आप कहेंगे 18 मिनट फास्ट हो जाएगा,
ये तो हो गया 6 टोटल 9 घंटे का की वजह से कितना डिफरेंस आएगा। अब अगर 27 मिनट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 27 मिनट को पहले घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना है, और चूंकि प्रत्येक घंटे पर 2 मिनट का चेंज आ रहा है इसलिए मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो इसमें से जब आप भाग देंगे तो ये देखिए 3 से काटेंगे 3 नवा 27, और ये 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 18/20 आ जाएगा। और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मिनट आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यानी कि जब पहली घड़ी में 6:27 हो रहा था तो जो दूसरी घड़ी है वो 18.9 मिनट आगे होनी चाहिए, यानी कि जब 6:27 में हम लोग 18 मिनट और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6:45 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर जो 27 मिनट था उसको कंसीडर नहीं किया गया है, इस वजह से आपको 6:45 घंटा दिखाया गया है। अगर इसको भी कंसीडर किया गया रहता तो 0.9 मिनट और आगे दिया गया रहता, जबकि किसी भी ऑप्शन में इसको कंसीडर नहीं किया गया। तो इसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया जो है वो 25 रुपया है, मतलब आप 1 किलोमीटर चलिए या फिर आधा किलोमीटर चलिए, आपको इतना देना ही देना है। ये 1.5 किलोमीटर तक के लिए आपको न्यूनतम किराया 25 रुपया देना है, और 1.5 किलोमीटर से अधिक आप यात्रा तय करते हैं तो प्रति किलोमीटर आपको 9.5 रुपया और ज़्यादा देना है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है, राजू ने घर के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसने कितना किराया देना होगा। अब देख लीजिए 7.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा तय किया गया। पहले 1.5 किलोमीटर के दौरान उसने 25 रुपया दिया होगा, ठीक है। उसके बाद से कितना और बचा, 6 किलोमीटर और बच गया, और 1.5 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर आपको 9.5 रुपया देना है, यानी कि 6 गुणे 9.5 हो जाएगा। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6×5 30 के 0 हाथ में 3, 6 9 54 और 3 57 रुपया तो इसने 1.5 किलोमीटर के आगे का दिया था, और 1.5 किलोमीटर तक का उसने 25 रुपया दिया था। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 6 2 8 82 रुपया वो टोटल देगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगली संख्या को पहचानिए। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट करके एक पैटर्न बन रहा है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, और यहाँ पर अल्टरनेट वाला पैटर्न समझिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कि अगला जो आएगा वो 3 का गुणक ही आएगा, 3 पचे 15, यहाँ पर 15 आना चाहिए। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 15 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार दी गई है। यहाँ पर पूरा ये सीरीज दिया गया है और पूछा जा रहा है माध्यिका प्लस बहुलक बटे माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा। माध्यिका क्या होता है, तो दिए गए सीरीज को सबसे पहले आपको आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और जो बीच का अंक आएगा वही आपकी माध्यिका होगी। और बहुलक क्या होता है, किसी सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बारंबारता सबसे ज़्यादा, वहीं आपका बहुलक होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटे की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा है 124। देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, उसके बाद से देखिए 3 बार। तो सबसे पहले तो 124 को 3 बार आप लिख लीजिए। चूँकि सभी सेंटीमीटर में, इस वजह से मैं इसका मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 124 को मैंने 3 बार लिख लिया। 124 से बड़ा क्या है, आप देखिए स्क्रीन पर 126 इससे बड़ा है, तो 126 को मैंने 1 बार लिख लिया। इसके बाद से देखिए 126 से बड़ा क्या है, इससे बड़ा है 128। 128 कितनी बार आया है, 1 बार ये हो गया और 1 बार ये हो गया, 2 बार 128 आ गया है, तो 2 बार मैं 128 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद से देखिए 128 के बाद से 130 है जो कि 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार मैं 130 लिख दे रहा हूँ। और अंत में आपका बचा 131 सेंटीमीटर जो कि एक ही बार आया, तो मैं 131 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए हमको क्या निकालना है, माध्यिका और बहुलक पहले निकाल लेते हैं। तो माध्यिका देखिए यहाँ पर कुल कितने सीरीज में अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद हो जाएगा। टोटल 9 पद थे, यानी n का मान 9 हो गया, +1 यानी 10, 10/2 यानी 5वां पद। अब देखिए ये हो गया पहला पद,
ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा पद, यानी कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 128। तो सबसे पहले माध्यिका की जगह मैं 128 रख रहा हूँ, प्लस बहुलक क्या होगा, बहुलक जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होता है। देखिए 124 3 बार आया था, 126 की बात करें तो 1 बार आया है, 128 2 बार आया, 130 2 बार आया है, यानी कि 124 जो है उसी की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 124। यहाँ तक क्लियर। डिवाइडेड बाई माध्यिका यानी 128 और माइनस बहुलक यानी कि 124। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 8 ऊपर वाले को देखिए जोड़ते हैं पहले, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 1 2, और नीचे देखिए जब आप घटाएंगे 128 में से 124 तो 4 बचेगा। अब इसमें भाग दीजिए, 4 6 24, 1 बचा और 4 3 12, यानी 63 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए जो तार था इसी को शेप दिया गया है आयत का, यानी कि जितना लंबा तार था वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। और आयत का परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ तक क्लियर। यानी इसका मान कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। 120 में रख दे रहा हूँ, इसको 2 से मैं काट देता हूँ तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ तो देखिए b से b कट जाएगा और 2l बराबर आ जाएगा 62। यहाँ से l का मान आपका कितना आ जाएगा 31, ठीक है, 31 सेंटीमीटर, यानी लंबाई आपका 31 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इक्वेशन, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन था और ये पहला इक्वेशन था, तो किसी में भी आप l का मान रख दीजिए। मैं l का मान इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो यहाँ जब 31 में रखूँगा तो b का मान आ जाएगा 29, ठीक है। यहाँ की चौड़ाई का मान कितना आ गया, 29 आ गया। अब देखिए लंबाई हमारे पास है 31 और चौड़ाई हमारे पास है 29। आपसे प्रश्न में क्षेत्रफल की बात की गई थी। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जब लंबाई में चौड़ाई से गुणा करेंगे तो देखिए 1 का 9 में जब गुणा होगा तो अंत में जो इकाई का स्थान होगा वहाँ पर 9 आना चाहिए। दिए गए विकल्प में देखिए एक ही विकल्प है जिसमें इकाई का अंक 9 है, बाकी 3 विकल्प में 9 नहीं है, इस वजह से गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। और ये स्टेटमेंट क्या दिया गया था उनके द्वारा, देखिए कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकल गया, अब कार में 3 बच्चे बचे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ये शिक्षिका के द्वारा बताया गया कि कार में पहले 4 बच्चे थे जिसमें से एक निकलने की वजह से अब 3 बच्चे बचे हैं। तो ये किसका उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला विकल्प देखिए, बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर योग की बात की जा रही है जो कि विकल्प को गलत कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि योग रहता तो बच्चों की संख्या बढ़ती और यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो रही है। दूसरा देखिए, बच्चे समुच्चय के रूप में जोड़ की समझ विकसित कर रहे हैं। जोड़ हो गया, योग हो गया, एक ही बात है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित की जा रही है। यहाँ पर देखिए घटाव, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे पहले 4 थे उसमें से एक घटा दिया गया, यानी 3 बच्चे बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब पहले समझ लीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब एक संप्रत्यय या फिर एक चैप्टर को अध्यापक पढ़ा लेगा, उसके बाद से उस चैप्टर या फिर उस संप्रत्यय के आधार पर एक मूल्यांकन करेगा, टेस्ट लेगा, ताकि बच्चों में कितनी समझ विकसित हुई है और कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है इसके बारे में उसको ज्ञान हो सके, ठीक है। ये हो गया रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब। चूंकि यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है, इस वजह से ये शिक्षक के लिए ही प्रश्न पूछा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होगा। पहला विकल्प देखिए, गणित में समान त्रुटियों को पहचानना। ये विकल्प हो सकता है क्योंकि कुछ हद तक पॉजिटिव है, हम लोग स्टार लगा रहे हैं। तीसरा विकल्प देखिए, छात्रों को श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना। श्रेणीकरण करने का मतलब कि नंबरिंग देना कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो, तुम थर्ड आए हो। कभी भी अधिगम का ये लक्ष्य नहीं होता है, श्रेणीकरण करना या फिर पास फेल निर्धारित करना। तो ये विकल्प तो पहले ही निगेटिव है, उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, कार्यविधिक ज्ञान को जांचना। कार्यविधिक को अंग्रेजी में प्रोसीजरल कहते हैं, यानी कि जब आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कई स्टेप्स में प्रश्न सॉल्व होते हैं, तो उसी स्टेप्स को यानी प्रोसीजर की बात की जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की। प्राथमिक स्तर का बच्चा
प्रोसीजर से मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। यहाँ कहने का मतलब कि बच्चे खेल विधि के माध्यम से पढ़ते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में गणित को वो सीखते हैं, ना कि पूरे प्रोसीजर को एक बार में सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था। पहले वाले पर मैं स्टार क्यों लगाया था, क्योंकि देखिए पहला वाला जो विकल्प दिया गया है वो दूसरे वाले विकल्प में शामिल है, क्योंकि पहले वाला विकल्प में क्या था, केवल त्रुटियों के पहचानने की बात की जा रही थी। वो चीज़ें तो यहाँ पर भी हैं कि गणित अधिगम में कमियों को पहचानना, यही तो त्रुटि है। जब बच्चे गलती कर रहे हैं यानी उसमें क्या कमी है उसको पहचान करके और अध्यापक अपने शिक्षा शास्त्र में यानी पढ़ाने के तरीके में सुधार करेगा। ये जो दूसरा विकल्प है वो पहले वाले विकल्प को अपने अंदर समाहित किया हुआ है और ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। सबसे पहले तो निगमनात्मक विधि के बारे में जान लीजिए। इस विधि में सबसे पहले सामान्य नियम बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना है तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम को यानी जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया था उसको बताया जाएगा, उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। और दूसरा होता है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं और उन उदाहरणों के बेस पर उसको सामान्य नियम की ओर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में निगमनात्मक की बात की गई है, यानी पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा और निगेटिव उत्तर को छांटना है। अब चलिए विकल्प पर चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है कि यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब नियम पहले बता दिया जा रहा है तो वो समझ गया, अब उसको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ वो उदाहरण शिक्षक उसको बता देगा। अगर आगमनात्मक विधि की बात की जाती है तो वहाँ पे सबसे पहले उदाहरण बताने के बाद से वो बच्चा उसके बेस पर सामान्य नियम की ओर जाता है, यानी कि उसमें समय ज़्यादा लगता है और निगमनात्मक में समय कम लगता है। चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव की बात की गई थी। दूसरा देखिए, यह तथ्य सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नियम बताया जा रहा है, सूत्र बताया जा रहा है, तो इस वजह से वो सूत्रों को रटने पर जोर देता है। लेकिन अगर आगमनात्मक नियम की बात की जाती तो सबसे पहले उदाहरण बताने के बाद से बच्चे खुद उसकी खोज करते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, नियम खुद बनाते और सूत्र की तरफ खुद बढ़ते। तो ये सूत्रों को रटने को ही बढ़ावा देता है। ये पॉजिटिव था, निगमनात्मक के फेवर में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव की बात की गई थी। तीसरा देखिए, इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जनरलाइज जो पहले से नियम है उसको पहले बताया जाता है, उसके बाद से विशेष यानी कि उदाहरण दिया जाता है। ये भी निगमनात्मक के फेवर में था, उसके लिए पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। यहाँ पर सामान्यीकरण बाद में आ रहा है, यानी कि जनरलाइजेशन, जबकि ऐसा नहीं है। निगमनात्मक विधि में पहले नियम बता दिया जाता है, यानी सामान्यीकरण तो वो पहले से जान गया, अब उसके बाद से वो विशेष की तरफ जाएगा, यानी कि खोज इसमें तो आता ही नहीं है। तो पहले तो ये गलत हो गया और सामान्यीकरण पहले आता है, उसके बाद से विशेष की तरफ जाया जाता है। तो यही एक निगेटिव उत्तर था। चूंकि निगेटिव था इस वजह से आपका उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव की ही बात की गई थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है। पदानुक्रम कहने का मतलब कि हायरार्किकल इन नेचर, यानी कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, सबका एक हायरार्किकल तय है। आगे कहा जा रहा है, एवं अवधारणाएं तर्क संगत यानी लॉजिकल, संरचित एवं संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? यानी एक स्टेप के बाद उससे जो अगला स्टेप आएगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपसे बोला जा रहा है, स्टेटमेंट दिया गया है और इसके आधार पर बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्प कौन इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प ये कहा जा रहा है कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं 2+2 करना सिखा रहा हूँ बच्चे को तो वो जान रहा है कि 4 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर 4 में मैं फिर से 2 जोड़ दे रहा हूँ तो ये 6 बन जा रहा है। ये योग है। ठीक है, और अगर यहाँ पर गुणा की बात की जा रही है, योग की अवधारणा के बाद गुणन की बात की गई है। ठीक है, यानी गुणा की बात की जा रही है। अब अगर 2×2 बच्चे को सिखाना है तो आप उसको ये भी सिखा सकते हैं कि 2 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, 3×2 बच्चे को सिखाना है तो उसको ये बताना होगा कि
तीन जो संख्या है उसको दो बार आपको जोड़ना है, यानी कि 3 को 3 में जोड़ेंगे तो वो 6 आ जाएगा, और 3 गुणे 2 का मतलब भी वही है। इसी प्रकार से 4 गुणे 2 करना है या फिर 2 गुणे 4 करना है। तो ये पहले वाली जो संख्या है वो उसको कितनी बार जोड़ना है ये दूसरी वाली संख्या बताती है। तो 2 को हम लोग फिर से 4 बार अगर जोड़ दें, देखिए 2 को 4 बार जोड़ दें हैं तो वही मान प्राप्त होगा जो कि 2 का 4 में गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए जो योग की अवधारणा के बाद तुरंत अगर उसको गुणा बताया जाएगा तो उसका एक तरीके से अच्छा समझ विकसित होगा, क्योंकि योग जो है वो गुणा से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर? तो पहला विकल्प तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने की वजह से आपका उत्तर हो सकता है। दूसरा देखिए, योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि अभी हमने देखा कि योग और गुणा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो दूसरा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। क्या बच्चे को सिर्फ योग आना चाहिए? ये बात बोला जा रहा है कि केवल मूल्यांकन जो गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन है वो केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर भी केवल वर्ड आ गया वो विकल्प को वैसे ही निगेटिव बना देता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यकलन, व्यकलन मतलब कि सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर घटाने की बात की जा रही है, व्यकलन की अवधारणा से पहले आना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जोड़ और घटाना सिखाने से पहले आपको बच्चों को संख्या सिखाना पड़ेगा, संख्या का ज्ञान कराना पड़ेगा। तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस वजह से आपका उत्तर होगा। अब दिए गए चारों विकल्प में देखिए पहला और चौथा विकल्प सही है, यानी कि ए और डी। और दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। यानी कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उच्च स्तर में गणित विषय से छात्राएं कम पढ़ती हैं और छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हायर क्लासेज में लड़कियां जो हैं वो मैथमेटिक्स कम लेती हैं। ये एक जेंडर रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त है। ठीक है, अब चलिए विकल्प को हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प ये कहा जा रहा है कि छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। क्या ये संभव है? अगर ऐसा रहता तो ये सभी पर यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर लागू होता। कुछ छात्र जो हैं उनकी गणित कमजोर होती है, जबकि ये क्या कहा जा रहा है, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं। तो ये पुरुष जाति को दिखा रहा है, जो कि सभी पुरुष के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ पुरुष छात्र भी गणित में कमजोर हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो ये विकल्प तो निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है। कठिन है, इस वजह से छात्राएं नहीं ले रही हैं, ये विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सी छात्राएं मैथमेटिक्स से भी बीएससी करती हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, इसको एक बार देख लेते हैं। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसी को जेंडर रूढ़िवादिता बोला जाता है, कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अवधारणाएं समाज में व्याप्त हैं कि लड़कियां गणित नहीं लेती हैं और लड़के गणित लेते हैं। तो ये एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए विकल्प में देखिए केवल सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? मतलब कि एक कक्षा में अधिगम में बच्चे को कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को जानने में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहायक नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है कक्षा का अवलोकन, ये सहायक होगा। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक कक्षा में मौजूद होगा, उसको देख रहा होगा, उसके छात्रों को देख रहा होगा, तो उसको समझ में आएगा कि किस छात्र को दिक्कत है, किस छात्र को दिक्कत नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा मौखिक रूप से शिक्षक के द्वारा अभ्यर्थी से, तो अभ्यर्थी उस प्रश्न के सापेक्ष जो भी उत्तर देंगे उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके टीचर ये समझ सकता है कि बच्चे को संप्रत्यय समझ में आ भी रहा है अथवा नहीं। तो ये पॉजिटिव था। तीसरा देखिए, छात्रों का लिखित कार्य, जैसे कि मान लीजिए गणित में या फिर किसी भी संप्रत्यय में कोई टॉपिक अभ्यर्थियों को दिया गया लिखने के लिए, और अगर लिखने के बाद से टीचर जब देखेगा तो उस कमियों को बता सकता है कि आखिर इसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये भी पॉजिटिव था। चौथा देखिए, संचयी एवं उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, इसे अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे की
जो उपलब्धियां हैं या फिर जो उसका एक तरीके से अधिगम का अभिलेख है वो इसमें रिकॉर्ड किया गया रहता है। तो इसके माध्यम से भी बताया जा सकता है कि बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है। एक विकल्प बचा ऑप्शन नंबर ई, जो कि इन सभी के सापेक्ष थोड़ा सा निगेटिव था। निगेटिव कैसे, अब इसको समझिए। ई वाला ऑप्शन दिया गया है योग्यता परीक्षण। इसमें क्या होगा कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद से टीचर देखेगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। क्या ये रनिंग कक्षा में, यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक है। यहाँ पर रनिंग क्लास की बात की जा रही है। रनिंग क्लास में एप्टीट्यूड टेस्ट लेना और फिर उसका प्रत्येक अभ्यर्थी का मूल्यांकन करना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप कहेंगे थोड़ा सा ये निगेटिव था इस वजह से क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर इतने कम समय में एक कक्षा में ये संभव नहीं होगा। तो इस वजह से ये निगेटिव होने की वजह से यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव पूछा गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल ई। और सभी विकल्प में आप देखिए, कक्षा का अवलोकन हो गया, मौखिक प्रतिक्रिया हो गया, छात्रों का लिखित कार्य हो गया, संचयी एवं उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड हो गया। इन सब में तुरंत शिक्षक को पता चल जा रहा है कि आखिर बालक को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, क्योंकि पहले से रिकॉर्ड हैं या फिर तुरंत इसका अवलोकन या फिर मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन अब योग्यता परीक्षण के माध्यम से थोड़ा समय लगेगा और रनिंग कक्षा में ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यही निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था 34 गुणे 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। यहाँ पर देख लीजिए 30 + 4 यानी 34 को उसने 30 + 4 कर दिया और उसके बाद से ओवरऑल में उसने 6 से गुणा कर दिया। अब इसने यहाँ पर देखिए 30 का पहले 6 में गुणा किया प्लस करके 4 का 6 में गुणा किया और इस प्रकार से इसने पूरा उत्तर निकाला 204। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास, जिसे अंग्रेजी में हिट एंड ट्रायल कहा जाता है, प्रणाली है। ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी इसमें अनुमान नहीं लगा रहा है बल्कि वितरित कर दे रहा है। जो 34 था उसको 2 भागों में तोड़ दे रहा है, तो ये अनुमान लगाना नहीं है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी को गुणन की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर उसको गुणन की अवधारणा का ज्ञान नहीं होता तो फिर 30 + 4 करने के बाद से वो जब 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर से 30 का 6 में गुणा कर रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर निकाल रहा है। 6 का 4 में गुणा कर रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर निकाल रहा है। तो अगर उसको ज्ञान नहीं होता तो 30 × 6 और 4 × 6 का भी वो उत्तर नहीं निकाल पाता, जबकि वो निकाल पा रहा है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन 3 गलत है। इसके बाद से बात करेंगे ऑप्शन 2 की। आप स्क्रीन पर देखिए, यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थी को इसके प्रयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर हतोत्साहित वर्ड अपने आप में निगेटिव है और उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मानक विधि नहीं है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, गणित में आप बच्चे को एक ही मानक विधि के माध्यम से आप उसको रटवा नहीं सकते हैं। उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कितने अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है। तो कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है अगर वो दूसरी विधि अपना रहा है तो निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा जो कि सही हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। विद्यार्थी को गुणन की अवधारणा का ज्ञान है, ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। ये विकल्प बिल्कुल सही था। अपघटन करने का मतलब कि 2 भागों में वह तोड़ दे रहा है, अपघटित कर दे रहा है, उसके बाद से गुणन कर रहा है और उसको गुणन की अवधारणा का ज्ञान भी है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल गणित में आकार यानी कि शेप, दिक् स्थान और माप यानी कि प्लेस और मेजर के शिक्षण से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प ये बोला जा रहा है कि सममितियां खोजना। सममिति का मतलब क्या होता है? सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिए एक आयत है, आयत को अगर बीच से काट दिया जाए तो इधर वाली आकृति के बराबर होगा। इसी प्रकार से देखिए, वृत्त को अगर बीच से काट दिया जाए तो वृत्त भी बोला जाएगा सिमेट्री है, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल शेप बराबर होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज है और अगर बीच से इसको काट दिया जाता है तो ये वाला इसके शेप के बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि सममिति आप कब खोज पाएंगे? जब आपको उसके आकृति आकार का ज्ञान होगा। तो कहीं ना कहीं सममिति खोजना ये आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो पहला विकल्प तो पॉजिटिव था, इस वजह से पहला उत्तर होगा। दूसरा देखिए, सांख्यिकीकरण यानी कि गणितीय अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल और परिमाप से जोड़ना। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया हुआ है परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसके सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। अब ये 4a का मतलब भुजा। अब ये 4a आया कहाँ से? आप देखिए सभी भुजाएं अगर a मान लिया जाए
तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a इसका परिमाप हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं आयत बोलूँ तो आयत का परिमाप क्या होता है, आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब मान लीजिए ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो नीचे वाला भी ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा। अब परिमाप क्या मैं बोल रहा हूँ, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार l आया हुआ है और 2 बार b आया हुआ है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो l प्लस b बचता है। यानी कि जो इसका परिमाप है वो कहीं ना कहीं आकार से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसा आकार होगा उसी के आधार पर उसकी भुजा निर्धारित होगी और उसी के आधार पर हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों में प्रारंभिक गणित को बढ़ावा देना, ये उत्तर निगेटिव था। क्यों? प्रारंभिक स्तर पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर बात की जा रही है। इनिशियल स्टेज पर आप आकार और दिक् स्थान और माप जैसे संप्रत्यय को नहीं बताते हैं, ये बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे बात की गई है। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ये नहीं होता है, इस वजह से निगेटिव होगा। चौथा देखिए, केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करके, जहां पर भी केवल वर्ड आ गया वो कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देता है, इस वजह से चौथा उत्तर नहीं हो सकता। 2 ही विकल्प सही है, पहला और दूसरा। अब दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन 2 ए और बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुक्ति यानी कि फ्रेज स्टेटमेंट दिया गया है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का क्या अर्थ है। पहला विकल्प देखिए, बच्चे को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावक का है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है, केवल अभिभावक की बात की गई है, जबकि अगर ऐसा रहता तो बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। तो पहला विकल्प तो निगेटिव हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर गृह कार्य जो है वो गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे को केवल होमवर्क दिया जाए तो क्या वो अधिगम कर पाएगा? नहीं, तो ये भी उत्तर को निगेटिव कर दे रहा है। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता करते हैं। निजी शिक्षक यानी प्राइवेट टीचर, यानी कि ट्यूशन की बात की जा रही है। ट्यूशन कभी भी बच्चे के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है, बल्कि कक्षा में ही बच्चे को इस प्रकार से अधिगम कराया जाए कि उसको ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े। तो निजी शिक्षक रखना, वो भी गणितीय कौशल को वृद्धि करने के लिए, ये कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, उत्तर निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन 2 ये कह रहा है कि घर और वातावरण में प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। ये परिवेश की बात कर रहा है, यानी शिक्षा को परिवेश से जोड़ने की बात कर रहा है, और जहाँ पर भी परिवेश से जोड़ने की बात आती है वहीं आपका उत्तर होता है। ठीक है, आगे देखिए, जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे मान लीजिए बच्चा गांव देहात से जुड़ा हुआ है और उसके घर में गाय भैंस है, तो अगर उसके पास 2 गाय है तो उसको गणित से जोड़ा जा सकता है और बच्चे को बताया जा सकता है कि बच्चे तुम काउंट करके बताओ कि घर में कितनी गाय है। तो वो धीरे धीरे अंकों के बारे में सीखेगा और देखेगा कि हमारे घर में 2 गाय है। इसी प्रकार से उसके जितने भाई बहन हैं उसमें पूछा जा सकता है कि कितने आप भाई बहन हैं, तो वो भी उसको अंकों का ज्ञान होगा, तो धीरे धीरे जोड़ करके वो बताएगा, काउंट करके बताएगा कि हमारे इतने भाई बहन हैं। तो ये सभी संसाधन हैं और इसी का उपयोग करके ये कहा जाता है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझे बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि 1 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है, तो 5 टॉफ़ी का दाम बताइए। तो इसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। अगर वो कह रहा है कि बताइए हमें कौन सी संक्रिया यानी कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना में से क्या करना है, तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन जब भाषाई रूप में उसी संक्रिया को पिरो करके प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका क्या कारण होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। ये निगेटिव था। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो और भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको रुचिकर बना करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो पसंद है या नहीं है इसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिलेबस में है, आपको अधिगम कराना ही है। तो ये पसंद नहीं है, इस वजह से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फिर टीचर का रोल कहाँ रह गया? आपको इंटरेस्टिंग बनाना था। तो ये उत्तर निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भीति होती है। दुर्भीति को अंग्रेजी में फोबिया बोलते हैं, कि मतलब बच्चों को शब्दों से परेशानी है। ये भी विकल्प को निगेटिव कर रहा है, विकल्प नहीं हो सकता। चौथा देखिए, बच्चे आलसी हैं और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे कभी भी आलसी नहीं होते हैं, ये बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बचा, यही आपका एकमात्र सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। परिज्ञान कहने का मतलब
कि बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन लेवल कम होता है, कि वो उस भाषा को समझ पाए। बच्चे के पास मैथमेटिकल ज्ञान तो है, क्योंकि वो ऑपरेशनल सभी जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सभी कुछ जानते हैं, लेकिन चूंकि वो भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका मानसिक स्तर अभी उस लेवल का नहीं है कि वह भाषा को समझ पाएँ। इस वजह से वो इस गणित के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा गणितीय संक्रिया करना है, ये आप बता दीजिए, हम उत्तर निकाल लेंगे। तो यही एकमात्र पॉजिटिव था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया है। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये ज्यामिति के संदर्भ में वैन हिल के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि बच्चे ज्यामिति का ज्ञान किन किन चरणों में और किस प्रकार से अर्जित करते हैं। तो सबसे पहले उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चे सबसे पहले आकृति को देखते हैं, ठीक है, आकृति को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद वो उसे पहचानना शुरू करते हैं। पहचानने के बाद से वो आकृति को खुद ड्रॉ कर सकते हैं, खुद चित्रित कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद से वह उस आकृति के विशेष लक्षणों को समझते हैं, कि जैसे मान लीजिए वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी, आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये उसके विशिष्ट लक्षण है उस आकृति के, ठीक है। तो उसके बाद से वो विशिष्ट लक्षणों को जानने लगते हैं, और अंत में वो जो भी आकृति है उसको वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने के बाद से वो उसके फार्मूला और वो सभी चीज़ों पर आगे के स्टेप्स में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्टेप्स की बात की गई थी, तो इसी से हमारा उत्तर निकल जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले वो आकृतियों को देखते हैं और पहचानना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए और उन्हें कहा गया कि वे एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। यहाँ पर सबसे पहला चरण क्या होता है, आकृति को देख करके पहचानना। तो ये हो गया पहले नंबर पे, ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, देखिए आकृति को पहचानने के बाद से वो आकृति खुद चित्रित कर सकते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में छात्र अपने आसपास की द्विआयामी यानी 2D फिगर वाली वस्तुओं का चित्रित करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या करता है बच्चा कि उसके विशिष्ट लक्षणों को वो खोजने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वर्ग है तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी विशिष्ट लक्षणों की वो खोज करने लगता है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है। इसके लिए ऑप्शन ए देखिए, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करता है। उसके बाद से एक ही विकल्प बचा जो चौथे नंबर पर आएगा, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करता है। यानी कि अब वो जान गया कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसी आकृतियां जिसके चारों भुजाएं बराबर हों उसे वो वर्ग बोलेगा, और ऐसी आकृतियां जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको वो आयत बोलेगा। यानी कहीं ना कहीं वो वर्गीकृत कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है आकृतियों को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। तो ये चौथे स्टेप में आता है। तो अब आपका क्रम बन गया, देखिए CBAD। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 CBAD इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। पहला दिया गया है अनुमान का। अब यहाँ पर देखिए छात्र के पास प्रत्यक्ष रूप से मोती मौजूद है तो वो अब अनुमान नहीं लगाएगा। कक्षा 2 का ये बालक है तो उसको गिनती अब आ चुकी है, अब वो अनुमान कतई भी नहीं लगाएगा बल्कि उनको गिन सकता है। तो अनुमान आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए मानस दर्शन दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन बोला जाता है अंग्रेजी में, यानी कि दृश्यकरण, वो मोतियों को देख रहा है तो ये देखने का काम तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब वो योग पढ़ रहा होगा उन मोतियों के द्वारा तो कहीं ना कहीं उसको देखेगा और देख करके समझेगा कि कुल कितने मोती हैं, तो ये तो होगा। तीसरा देखिए निरूपण और प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये भी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको 2 मोती पहले दिया गया और फिर 3 मोती बाद में दिया गया और बोला गया इन दोनों को जोड़ करके बताइए, तो अब कहीं ना कहीं पहले 2 मोती अलग थे और 3 मोती अलग थे, अब वो क्या करेगा, 5 मोतियों को एक साथ रख देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान मोतियों को रख करके वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे प्रोसेस को, और इस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन यानी निरूपण, रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 बी और सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यकलन, व्यकलन मतलब कि घटाने की बात की जा रही, अंग्रेजी में सब्सट्रैक्शन बोला जाता है। एक व्यकलन का प्रश्न जिसमें छात्र से पूछा गया कि 83 में से अगर 56 को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो कुछ छात्रों ने उत्तर दिया कि 33 प्राप्त होगा। छात्रों द्वारा
की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है। यहाँ पर देखिए बच्चे से बोला गया कि 83 में से आप 56 को घटाइए, तो यहाँ पर इसने 3 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये 3 में से 6 उसने ऐसे घटा दिया, 6 में से 3 घटा दिया, जबकि 3 में से 6 घटाना था तो पहले यहाँ पर उसको एक हासिल लेना था। अब चूंकि हासिल वो कब लेता, जब उसको स्थानीय मान का पता होता। स्थानीय मान कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 83 लिखा हुआ है, तो ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। दहाई से जब हम लोग एक हासिल लेते हैं तो यहाँ पर 10 आता है। क्यों 10 क्यों आता है? क्योंकि आपने दहाई वाले अंक से एक हासिल लिया है। अगर आप सैकड़े वाले से एक हासिल लेंगे तो 100 आपका जुड़ेगा, और जैसे मान लीजिए यहाँ 9 होता और यहाँ से आप अगर हासिल लेंगे तो ये इसमें जाएगा तो 10 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सैकड़े में जो दहाई होंगे वो 10 होंगे और एक दहाई में जो इकाई की संख्या होगी वो 10 होगी। इस वजह से 10-10 जुड़ता जाता है। तो चूंकि उसको यहाँ पर स्थानीय मान जो होते हैं वो उसको ज्ञात नहीं था, इसी वजह से वो हासिल नहीं ले पा रहा था। अब चलिए विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। पहला दिया गया है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। बार बार आप उसी प्रकार के प्रश्न दें लेकिन कॉन्सेप्ट को ना बताएं तो बच्चा बार बार यही गलती करेगा। विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। यहाँ पर आपको पता चल गया कि छात्र को जो स्थानीय मान है उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर आप कितनी भी बार उसको दोबारा हल करने के लिए कहें वो बार बार गलती करेगा ही करेगा। उत्तर निगेटिव था, नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंक वाली संख्या पर बढ़ें। यहाँ पर 1 अंक वाली संख्या में अगर बात करें तो हासिल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये चूंकि हासिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो सबसे पहले उसको स्थानीय मान बताना होगा, उसके बाद ही आप 2 अंक की संख्या का प्रॉब्लम देंगे तो वो सॉल्व कर पाएगा। इस वजह से ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, संख्याओं के पुनर्समूहन यानी रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना, यही आपका एकमात्र पॉजिटिव विकल्प है और यही सही उत्तर भी होगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों की मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा। कक्षा 1 के बालक हैं, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 के बालक हैं तो उनके मानसिक स्तर वाला जो ऑप्शन होगा वहीं आपका सही उत्तर होगा। पहला दिया गया है कि अलग अलग पदार्थों को अवलोकन करो और तुलना करो। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जो कि इस प्रकार से है और दूसरी वस्तु इस प्रकार से है, तो अध्यापक उससे ये बोले कि दोनों वस्तुओं को देखो और देख करके बताओ कि इनमें से कौन बड़ा है, क्योंकि मापों की तुलना करनी है। तो ये विकल्प पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा अवलोकन कर सकता है और अब उस अवस्था में आ चुका है कि वो देख करके बता सकता है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अब इस आयु में क्रमानुसार व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। तो पहला विकल्प तो पॉजिटिव था, इस वजह से हो जाएगा। दूसरा देखिए, अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। यहाँ पर इकाई कक्षा 1 के बालक को आप इकाई से तुलना करना नहीं बता सकते कि मीटर लेकर के तुम नापो, तो वो चीज़ें कक्षा 1 के बालक के लिए पॉसिबल नहीं है, इस वजह से निगेटिव था। यहाँ पर देखिए, मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो। यहाँ पर देखिए मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होते हैं उनसे मापने की बात हो रही है, चाहे मानक हो या फिर अमानक हो, इससे वो माप ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मानसिक स्तर अभी उस स्तर का नहीं हुआ है। तो ये दोनों निगेटिव था। चौथा विकल्प देखिए, पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। अध्यारोपित करने का मतलब कि एक जैसे ये वाला बड़ा वाला था तो इसके ऊपर छोटा वाला या फिर छोटे के ऊपर बड़ा वाला रख करके देखो कि अब दोनों में से कौन बराबर है। तो ये भी छात्र कर लेगा, क्योंकि दोनों को अगर वो नापने के लिए एक के ऊपर एक रखेगा तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये भी पॉजिटिव था कक्षा 1 के मानसिक स्तर के अनुसार। तो दिए गए विकल्प में देखिए जो ऑप्शन ए और डी जिसमें दिया गया रहेगा वहीं आपका उत्तर होगा। अब चलिए विकल्प की तरफ। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हो सकता है। मानसिक परिकलन कहने का मतलब कि कंप्यूटेशन की बात की जा रही है, तो ये होना चाहिए कक्षा 1 के बालक, प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए। तो ये विकल्प पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, केवल ड्रिल और अभ्यास
बार बार ड्रिल और अभ्यास का मतलब वही चीज़ें आप उसको रिपीट में मोड में करा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करा रहे हैं, तो बच्चे में अधिगम नहीं होगा, बल्कि वो उन चीज़ों को रट लेगा। बार बार आप चीज़ वहीं कराएंगे तो वो इन चीज़ों को रट लेगा धीरे धीरे करके। तो ये बिल्कुल निगेटिव है, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों का प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। औपचारिक कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए बच्चे को 2+3 सिखाना है, तो आप औपचारिक तरीके से जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उस मेथड से उसको बताइए। और अनौपचारिक कहने का मतलब आप उसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि मान लीजिए किसी बालक के पास 2 गायें हैं, ठीक है, और किसी दूसरे बालक के पास 3 गायें हैं, तो आप उनको बताइए कि दोनों बालकों की गायों को अगर मिला दिया जाए तो कुल कितनी गाय हो जाएंगी। तो ये एक अनौपचारिक मेथड हो गया। कहने का मतलब कि जो कक्षा में पढ़ाया जा सकता है जिस माध्यम से, वो औपचारिक होता है, और जो आप अपने परिवेश से संबंधित कुछ भी उदाहरण दे दें वो अनौपचारिक रणनीति के माध्यम से होता है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव उत्तर था, क्योंकि बच्चे परिवेश के माध्यम से ही सीखते हैं। तो पहला और तीसरा पॉजिटिव था। अब दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन 1 में ए और सी वाला विकल्प दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।